अच्छा, ये आप लोगों का ग्रुप है कम टू कोड टास्क ग्रुप, ठीक है, फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स टास्क ग्रुप, जहाँ पर आप लोगों ने अपने सारे जो भी आप लोगों को इशू है, जो भी आप लोगों के कंसर्न है, आप लोगों ने इस ग्रुप के अंदर एक पोस्ट कर देना है। और सेकंड, जो भी आप लोगों का असाइनमेंट्स वगैरह आप लोगों को दिया जाए वो भी आपने इसी ग्रुप के अंदर सबमिट करवाना है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर देखिए असाइनमेंट्स आए हुए हैं जो मैंने पिछली क्लास में उन्होंने असाइन किया था, ठीक है जी। ये देखें, ये सारे असाइनमेंट्स आए हुए हैं माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट्स के जो एक्टिव हैं बिल्कुल। ये देखें, ठीक है जी, गुड एंड वेल हो गया आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, जो अभी तक प्रैक्टिस मोड पर अभी तक जो नहीं आया मैं उनसे यही कहूँगा, देखिए ये एक थ्योरी क्लास नहीं है बिल्कुल भी, कि आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने उससे याद कर लिया, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या है भाई, आपने दोबारा से रिवाइज़ किया और जाके वही चीज़ लिख दिया। तो ये स्किल्स वैसी स्किल्स नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज आज आपने जो चीज़ पढ़ी आप 2 दिन बाद वो चीज़ को भूल जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपने डेली बेस के ऊपर आपने जो भी मैं आपको सिखाऊं आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। कम से कम भी आधा घंटा तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है जो भी मैं आपको सिखाऊं। देखिए मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही बिगनर्स हैं। तो मैं इतना स्लो और इतना मैं आप लोगों को डायरेक्टली डिटेल में डील बिल्कुल डीप में पढ़ा रहा होता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू ना फेस करना पड़े, ठीक है जी। तो अपने असाइनमेंट्स को आप लोगों ने लाजमी करना है और उस ग्रुप के अंदर लाजमी आप लोगों ने सबमिट करना है। तो चलते हैं भाई सॉफ्टवेयर की तरफ। एडोबी इलस्ट्रेटर, ये मेरा स्क्रीन। सबसे पहले क्रिएट न्यू, और क्रिएट न्यू करने के बाद एक कॉमन पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, सही। अच्छा, पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल, इन 3 टूल्स को भी हमने डिटेल में पढ़ा और हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी सीखी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी। हमने यहाँ पर देखा फिल कलर क्या होता है, स्ट्रोक कलर क्या है, ये हमने यहाँ पर इस ऑप्शंस को देखा, ठीक है। तो ये पिछले क्लास की हमारी टॉपिक थी और मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने इन सारे टूल्स को यूज़ करते हुए अपने पेज पर एक पैटर्न ड्रॉ करना है, मल्टीपल शेप्स आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है, आपस में शेप्स को मर्ज करके। तो आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी क्लास है शेप से ही रिलेटेड। और उसके लिए सिंपल यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, एक सबसे पहले यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल को अपने आर्टबोर्ड पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जिसका हमारे पास जो कलर है फिल कलर वो वाइट है और स्ट्रोक कलर यहाँ पर ब्लैक। सेकंड, यहाँ पर मैं इस कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी की मदद से, और इसे मैं नीचे की तरफ रखता हूँ इसी के नीचे, और इसे मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरह। पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर आप लोगों को नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रोक कलर ब्लैक है और फिल कलर वाइट है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग के पास ये भी ऑप्शंस है कि अगर आपको सिर्फ अपने शेप में फिल कलर चाहिए तो आप स्ट्रोक को नन कर सकते हैं, और सिर्फ आपको स्ट्रोक कलर चाहिए तो आप फिल कलर को नन कर सकते हैं। और किस तरह आप कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस आर्टबोर्ड के बाहर अपने शेप को रखता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखिए मेरे पास फिल और स्ट्रोक कलर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं इस शेप में अप्लाई हुए हुए। मुझे क्या करना है, सिंपल, अगर फिल कलर को मुझे हाइड करना है मतलब कि रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं फिल कलर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है नन का। मैं नन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें क्या होगा कि मेरे पास से फिल कलर हट चुका है, रिमूव हो चुका है, और ओनली मेरे पास ये स्ट्रोक यहाँ पर बचा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि स्ट्रोक नन हो जाए और फिल कलर आ जाए, तो आपने सिंपल
क्या करना है, फिल कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है कलर्स का, आपने देन इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर क्यों नहीं है हमारे पास कलर इसके ऊपर अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने इस टूल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। मैंने आपको ये बताया था कि आप जिस टूल को, जिस शेप को, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तभी वहाँ पर वो काम परफॉर्म होगा। तो अभी हमने इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए फिल कलर भी इस शेप के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से शेप को सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी भी देखें यहाँ पर जो फिल कलर है वहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि नन अप्लाई हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर कलर को यूज़ करूँगा, मैंने क्लिक किया इस कमांड पे, तो आप देखें यहाँ पर कलर फिल हो चुका है। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप इसी फिल और स्ट्रोक कलर के थोड़ा सा ऊपर देखें, यहाँ पर हमारे पास स्वैप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अगर आप स्वैप वाले इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रोक कलर है वो फिल कलर में चेंज हो जाएगा और फिल कलर आपका स्ट्रोक कलर बन जाएगा। यहाँ पर मैं इस कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ इस स्वैप वाले आइकन पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप यहाँ पर देखें क्या हुआ भाई, हमारा जो फिल कलर था वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो चुका और स्ट्रोक कलर फिल में। लेकिन ये ऑप्शन अभी भी हमारे शेप के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं भाई कि हमने इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। हमने सिलेक्ट किया इस शेप को, देन अब मैं अगर ये स्वैप वाले ऑप्शन को यूज़ करूं तो आप यहाँ पर देखें क्या हुआ भाई कि फिल कलर में ब्लैक कलर आ चुका है और स्ट्रोक कलर हमारा वाइट हो चुका है। ठीक है। तो सिलेक्ट करके काम करना लाजमी है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन बनानी है कि जिस पर्टिकुलर आप शेप पे, ऑब्जेक्ट पे, किसी भी आइकन पे आप काम करना चाह रहे हो, आपने पहले उसे सिलेक्ट करना है लाजमी। देन आपने फिर यहाँ पर जितने भी कमांड्स टूल्स आ रहे हैं आपने उसके ऊपर यूज़ करना है। ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा स्वैप के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए दोबारा स्वैप हो गया। और जिसका शॉर्टकट की शिफ्ट एक्स है, अगर आप एक्स का बटन ओनली प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पर देखें आपका जो सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर अभी देखिए एक्स का मैंने बटन प्रेस किया, अभी फिल कलर यहाँ पर सिलेक्ट है। मैं एक्स का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पर फिल कलर सिलेक्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्टकट काम करना चाह रहा हूँ, ये शेप मेरा सिलेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाए। अब मुझे करना ये पड़ेगा कि पहले मैं स्ट्रोक को जाके यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। देन यहाँ पर मैं ये इस कलर वाले टैब पे जाऊँगा और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करूँगा, या इसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करके कलर पिकर का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं अपने मर्जी से कोई भी कलर्स को चूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा शॉर्टकट ऑप्शन ये कि आपने एक्स का बटन प्रेस किया, आप कलर वाले टैब पे गए, आप यहाँ से जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके शेप के ऊपर भी आप देखेंगे जो स्ट्रोक कलर है वो रेड है। मैंने एक्स का बटन वापस प्रेस किया अगेन, अब मुझे फिल कलर चेंज करना है, मैं दोबारा इस कलर वाले टैब पे गया। ठीक है। और यहाँ से जाके मैंने एक स्काई कलर यहाँ से चूज़ कर लिया। अच्छा यहाँ पर तो फिल कलर स्काई आ चुका है लेकिन इस शेप पर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मैं जाके अगर यहाँ से कलर पिक करता हूँ तो इस शेप के अंदर भी क्या हो गया, हमारा वही कलर फिल हो चुका है। ठीक है। तो और अगर आप शिफ्ट एक्स का बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने शेप को, शिफ्ट एक्स का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फिल और स्ट्रोक कलर है वो यहाँ पर ऑटो चेंज हो जा रहा है। ठीक है। कलर चेंज हो जा रहा है, फिलिंग कलर और स्ट्रोक कलर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके स्ट्रोक की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रोक सही से दिखे। यहाँ पर मैंने 10 पिटी कर दिया इसका स्ट्रोक कलर। ठीक है। अब मैं अगर शिफ्ट एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, स्वैप का काम कर रहा है शिफ्ट एक्स। ठीक है। स्ट्रोक कलर फिल कलर में चेंज हो रहा है और फिल कलर स्ट्रोक कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक बात आ गई समझ में ये। ठीक। अच्छा जी, आज की क्लास में हम अलाइंस को और पाथ फाइंडर को डिस्कस करने वाले हैं कि अलाइंस क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, पाथ फाइंडर क्या चीज़ है, क्या काम करता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। उसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रोक कलर को यहाँ पर मैं नन कर रहा हूँ और यहाँ पर फिल कलर सिंपल यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ ब्लैक। इसे मैं आर्टबोर्ड के अंदर लेकर आता हूँ इस शेप को। सेकंड, इस शेप का भी यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, स्वैप कर देता हूँ।
और स्ट्रोक कलर को यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ ताकि मेरे पास से स्ट्रोक हट जाए, हाइड हो जाए, रिमूव हो जाए। अच्छा जी, अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह यूज करना है। ठीक है जी, अलाइनमेंट्स सबसे पहले ये आपको अलाइनमेंट्स का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, जब मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बता रहा था एडोब इलस्ट्रेटर की, तब मैंने आपको बताया था कि आपने एक अलाइनमेंट्स का टैब ओपन कर लेना है। और वो अलाइनमेंट्स का टैब अभी अगर मैं आपको दिखलाऊं तो मेरे स्क्रीन पर टॉप पे आ रहा है, ये रहा अलाइन। क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारे अलाइनमेंट्स कुछ आ रहे हैं, सारे अलाइनमेंट्स के कुछ यहाँ पर कमांड्स आ रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं आ रहा है या आप लोग मिस कर दिया आप लोगों ने ये कमांड, तो सिंपल आपने सिंपल विंडो टैब में जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर आपके पास अलाइन का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल क्लिक करना है इस अलाइन वाले ऑप्शन पे और जाके अपने इस टैब में जाके इसको सेव कर लेना है। तो बढ़ते हैं भाई अलाइनमेंट्स की तरफ कि अलाइनमेंट्स क्या होती है। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल शेप है और ये एक स्क्वायर शेप। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करना है, सही से समझना है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है और ये आ रहा है हमारे पास स्क्वायर शेप। मुझे क्या करना है कि जो मेरा ये स्क्वायर शेप है, मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर शेप को मैं इस रेक्टेंगल वाले अलाइनमेंट्स के साथ, जो इसका लेफ्ट अलाइनमेंट्स है, ये जो अलाइनमेंट्स आ रहा है इसके साथ मैं बिल्कुल ऐड कर दूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आप लोग कोई भी काम करते हो, पेपर वर्क करते हो, ठीक है, स्कूल्स में कॉलेज में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वहां से एक मेजर एक आप लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हो स्केल की मदद से। ठीक है, और उसके बाद वहां पर आप क्या करते हो, उसी अलाइनमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। तो सेम अभी मुझे क्या करना है, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कंट्रोल आर का बटन प्रेस किया, आप देख सकते हो कि मेरे इस डैशबोर्ड पे एक रूलर आ चुका है, ये रहा। ठीक है, अभी मैंने वापस से कंट्रोल आर का बटन प्रेस किया तो वो हाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कोई भी यहाँ पे रूलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा मेरे पास एक रूलर का एक ऑप्शन आ चुका है, गाइडलाइन भी हम इसे कहते हैं, इसे हम गाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्या करना है, गाइड लेने के लिए आप इस रूलर पर आओ और आने के बाद आपने क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग करके आपने आर्टबोर्ड पे ले आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास एक गाइड आ चुका है, एक गाइडलाइन आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉपी बुक वगैरह में भी यही काम करते हो, आप लोग एक गाइडलाइन लेते हो और देन इस गाइडलाइन के बाद से ही आपने अपना काम स्टार्ट करना होता है। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में। दरअसल अलाइनमेंट्स भी इसी का नाम है, अलाइनमेंट्स इसी का नाम है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस स्क्वायर को अलाइन करना है इस रेक्टेंगल शेप के साथ। अब वो चाहे अलाइन लेफ्ट करना हो, राइट करना हो या सेंटर करना हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मैं इस शेप को आगे पीछे मूव कर रहा हूं तो आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, एक तो यहां पर मर्जेंडा टाइप का एक लाइन आ रहा है, इंटरसेक्ट जहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, अगर आप लोग फोकस है तो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपने इमेज को लेफ्ट एंड राइट अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास स्मार्ट गाइड है, इसे हम कहते हैं। ठीक है, एक लाइन आ रही है पर्पल टाइप कलर की, इसे हम स्मार्ट गाइड कहते हैं। अब जैसे ही मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया वो स्मार्ट गाइड हट चुका है। स्मार्ट गाइड का काम क्या होता है, किसी भी दूसरे शेप्स के साथ इंटरसेक्ट करवाना, सेंटर बताना या स्ट्रेट चीज बताना। ये मतलब कि हमारा जो अभी आप देखो यहाँ पर जो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी जैसे मैंने इसको हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग किया, क्या हुआ कि हमारी जो स्ट्रेट पोजीशन थी वो अब चेंज हो चुकी है। और स्मार्ट गाइड भी हमें यहाँ पर वो शो नहीं करवा रहा है कि ये स्ट्रेट चीज, हमारा जो ये शेप है स्ट्रेट है या नहीं है। अगरचे आपके पास ये स्मार्ट गाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने जाना है व्यू टैब में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट गाइड के ऊपर चेक लगा हुआ है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू है।
तो आप लोग व्यू टैब पे जाने के बाद इस स्मार्ट गाइड को ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है सिंपल। अगर मैं चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा नीचे वाला रेक्टेंगल शेप है इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हमारा ये स्क्वायर शेप भी क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। सिलेक्शन टूल की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको मूव करके ले जाता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पर आया, यहाँ पर मुझे एक इंटरसेक्ट का एक स्मार्ट गाइड मिला कि भाई जो हमारा अलाइनमेंट है ये दोनों सेम है। स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर सेम हो गए। तो यहाँ पर मैं इस अपने माउस को रिलीज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्मार्ट गाइड ने बता दिया कि आपकी ये दोनों अलाइनमेंट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन ऑप्शंस को, ये तो आप लोग यहाँ पर वर्बली काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है, अगर मैं इस चीज़ को जूम कर दूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं पेज को जूम आउट करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमारा अलाइनमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 है। ये ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्मॉल पेपर वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग कार्ड, आप लोगों को पता होगा बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड क्या होता है। हर कंपनी, हर बिजनेस का एक विजिटिंग कार्ड होता है जिसपे उसके सारे कॉन्टेक्ट और सारे डिटेल्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप उस साइज पे काम करोगे तो शायद आपको मतलब कि बिल्कुल भी समझ में ना आए अलाइनमेंट। लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग पेपर वर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इन दोनों को अलाइन करना है, अलाइन लेफ्ट। तो सिंपल मैं सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों शेप को, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास ये जो अलाइन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये पहले 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है। तो सिंपल मैं इस लेफ्ट वाले कमांड पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखें कि जो हमारा स्क्वायर शेप है वो अलाइन लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ड्रैग होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये कहाँ पर चले गया, लेफ्ट साइड की तरफ जाके अलाइन हो चुका है इस शेप के साथ। समझ लीजिए एक तरीके से हमारा ये रेफरेंस शेप है, जो रेक्टेंगल आ रहा है नीचे, एक तरीके से ये हमारा रेफरेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो स्क्वायर मेरा शेप है वो राइट साइड की तरफ अलाइन हो जाए। यहाँ पर मेरे पास राइट अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, आप लेफ्ट भी कर सकते हैं और आप यहाँ से राइट भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर का भी ऑप्शन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर का। ठीक है, ये क्या काम करेगा, आप यहाँ पर देखें, जैसे मैंने इस कमांड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे दोनों शेप ने हरकत किया, मूवमेंट किया। दोनों शेप ने यहाँ पर मूवमेंट किया और ये दोनों शेप अब सेंटर पर आ चुके हैं, बिल्कुल इस सिलेक्शन के सेंटर पर आ चुके हैं। क्योंकि हमने इन दोनों शेप को कोई की नहीं दिया हुआ है, कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि भाई जो हमारा ये टूल है स्क्वायर टूल, ये इस रेक्टेंगल टूल के हमने रेफरेंस दे दिया कि भाई इस रेफरेंस जो हमारा रेक्टेंगल टूल है इसके सेंटर पर आ जाए। बात आ रही है भाई सबको समझ में, या और डिटेल में थोड़ा सा लेके चलूं। ठीक है जी, आ रही। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल बेस पे काम हो रहा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम। ये जो 3 ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके आप आइकन्स भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम होगा हमारे पास अलाइनमेंट्स का टॉप टू बॉटम का। यहाँ पर एक हमारा शेप टॉप पर है और एक बॉटम पर है। तो आप इन 3 ऑप्शंस को यूज़ करेंगे जब भी आपका कोई भी शेप, कोई भी इमेज हॉरिजॉन्टल वाइज हो, तो आपने अलाइनमेंट्स के लिए इन 3 कमांड्स को यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट करना है, आप राइट कर लें। सेंटर करना है, आप सेंटर कर लें। लेफ्ट करना है, आप लेफ्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू ये कि आप इस अलाइन टैब के बिल्कुल लास्ट में देखें, यहाँ पर अलाइन टू को ऑप्शन आ रहा है और नीचे इसके एक आइकन आ रहा है और आइकन के बिल्कुल साइड पे एक मोर का बटन है जहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड।
अभी जो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हुआ है उसका नाम है अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर रहा हूँ इन सिलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को की बना दूँ, अपना अपना रेफरेंस बना दूँ कि भाई इस रेफरेंस के बिहाफ में आपने क्या करना है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स को चेंज करना है। मैंने क्या काम किया यहाँ पर आप देखें, सिलेक्ट किया इन्हें, और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा मैंने क्या किया, इस शेप के ऊपर क्लिक कर दिया, जो रेक्टेंगल शेप था मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने इसे यहाँ पर बना दिया अपना की। अगर मैं इस अलाइन टू वाले ऑप्शंस पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर देखिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है ऑटो। मैंने नहीं सिलेक्ट किया, मैंने देन क्या किया, सिलेक्शन करने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे, इस शेप पर मैंने दोबारा से क्लिक किया सिलेक्शन टूल की मदद से, और ये जो हमारा टूल है, ये जो हमारा शेप है, वो अब क्या बन गया हमारे लिए, की बन चुका है, रेफरेंस बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट या अलाइन सेंटर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा अलाइन हो रही है जो भी पर्टिकुलर चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट, वो इस की मदद से हो रही है, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस बना दिया इस शेप को। और ये जो वर्क हो रहा है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बेस पे वर्क हो रहा है, मतलब कि रॉ वाइज, फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ। क्लियर है जी यहाँ तक बात? देन उसके बाद यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और डिलीट करने के बाद इसी के मैं यहाँ पर सेकंड दोबारा से कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और इसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, सॉरी इसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारे पास शेप है ये दोनों, ये साइड बाई साइड है, मतलब कि वर्टिकल। ठीक है, और आप जब भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको अपने किसी भी शेप को अलाइन करना हो तो आपने यहाँ पर इन तीन कमांड्स को यूज़ करना है। आप यहाँ पर नाम भी इनका पढ़ सकते हैं, वर्टिकल अलाइन बॉटम, अलाइन सेंटर और अलाइन टॉप। यहाँ पर आप इन तीन कमांड्स को आप हॉरिजॉन्टल बेस पर यूज़ करोगे और इन तीन कमांड्स को आपने वर्टिकल बेस पे करना है, मतलब कि साइड बाई साइड, कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा शेप है ये दोनों, ये बिल्कुल अलाइन नहीं है टॉप से, ना ही बॉटम से, और ना ही सेंटर है। तो अगर आपको अपने दोनों शेप को अलाइन टॉप करना है तो आपने भाई सिलेक्ट करना है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट नहीं किया इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमांड तो हमारा विजिबल है, ऑन है, कमांड काम कर रहा है, लेकिन हमारे पेज के ऊपर कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि ये अलाइनमेंट, ये अलाइन किसको करे हमने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है लाजमी। ठीक है, जो आपके पेज पे, जो आपके आर्टबोर्ड पे जो भी शेप है, जो भी ऑब्जेक्ट है, आपने सिलेक्शन ज़रूर से बनाना है और देन आपने इन सारे कमांड्स को यूज़ करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से वही बात अलाइन टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों शेप क्या हो चुका है, टॉप से बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर बॉटम पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो हमारा दोनों शेप है वो बॉटम से अलाइन हो चुका है। अब जाके सेंटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेंटर हो चुका है अब दोनों शेप। और मैं इन दोनों को, इन दोनों में से किसी एक शेप को रेफरेंस भी बना सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों शेप में से किसी एक शेप को मैं रेफरेंस भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन मैंने किया हुआ है, की या रेफरेंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा से उन शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इस स्क्वायर वाले शेप पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको रेफरेंस बना दिया। अब देन अगर यहाँ से मैं इन तीन कमांड्स को यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैंने अलाइन टॉप वाले ऑप्शन को यूज़ किया तो ये इस रेफरेंस के बिहाफ पे ये वाला शेप जो हमारा सेकंड शेप है वो अलाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बॉटम के ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और सेंटर पर क्लिक करूँगा तब भी जो हमारा रेफरेंस है वो अपनी जगह पर रहेगा, बाकी जो हमारा सेकंड शेप है वो मूव करेगा, वो मूवमेंट करेगा। क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को अभी तक? कोई इशू?
ठीक है जी। नहीं जी, मोबाइल पे तो ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दोबारा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब अलाइन ऑब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ लिए कि भाई ये किस तरीके से काम करते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स का भी ऑप्शन आ रहा है इसी अलाइन टैब के अंदर। तो ये क्या काम करता है भाई, ज़रा भी इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से मैं ओनली इस स्क्वायर शेप को यहाँ पर रखता हूँ। साइज में इसका थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, मतलब कि कम कर रहा हूँ, साइज को डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके ले रहा हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। अब मुझे सेम इसी एक्शंस पे अपने चीज़ों को डुप्लीकेट करना है। तो आप लोग जल्दी से चैट के अंदर बताएं कि वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम इसी एक्शंस को रिपीट कर सकते हैं। जल्दी से आपने चैट में बताना है कि मुझे इसी ऑप्शंस को अपने पेज पे बार बार रिपीट करना है। तो मैं कौन से शॉर्टकट की को यूज़ करके इसी एक्शंस को अपने पेज पे रिपीट कर सकता हूँ। अब एक्शन क्या होता है, देखिए जो अभी मैंने यहाँ पर वो एक्शन, मैंने यहाँ पर एक शेप को क्रिएट किया, उसमें कलर फिल किया, ये भी एक एक्शन है। फिर मैंने ऑल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ, वो बॉटम की तरफ मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, डुप्लीकेट लिया। तो मुझे डुप्लीकेट वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है मल्टीपल्स टाइम। तो उसके लिए मैं कौन से यहाँ पे शॉर्टकट की को यूज़ करूँगा, चैट में जल्दी से बताएं भाई। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है जी, ऑल राइट, बिल्कुल सही जी। जिन्होंने भी कंट्रोल डी का चैट यहाँ पर किया वो बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप देखें मेरा वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पर जाके ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट नहीं ले रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और जो मेरा नेक्स्ट वाला जो एक्शन था वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा कुछ इस तरीके से एक पैटर्न समझने ड्रॉ किया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल से एक इस तरीके से पैटर्न को ड्रॉ किया है। अच्छा, तो आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को भी किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अलाइन लेफ्ट करना है, आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अलाइन राइट करना है, आप अलाइन राइट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड किया वापस अंडू के लिए। अलाइन सेंटर करना है, आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं। मैं इन तीन कमांड्स को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पर ये जितने भी शेप्स हैं वो सारे क्या है, हॉरिजॉन्टल बेस है। अच्छा जी, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स का क्या काम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोग मेरे इस शेप, इन दोनों शेप्स के बिटवीन पे देख रहे हैं, बिटवीन द टू शेप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ स्पेसिंग है, कुछ स्पेस है, कुछ जगह खाली है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, इन सारे शेप्स की स्पेसिंग को मैं यहाँ पर कम या ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने कहीं पर स्पेस ज़्यादा है, कहीं पर स्पेस कम है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, मैंने इन सारे शेप्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट टॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा स्पेसिंग है वो टॉप से क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई टॉप से क्या हो गया, सारे जितने भी यहाँ पर शेप्स हैं सब के दरमियान हमारे पास जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अगर मैं सेंटर से भी करूँगा तो सेम काम होगा, ठीक है जी। अभी आपको यहाँ पर फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है सेंटर और टॉप, ठीक है, लेकिन काम ये जैसे हम अलाइन ऑब्जेक्ट्स को ऊपर कर रहे थे वैसे ही ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है, स्पेसिंग मैनेज करना। ये सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, स्पेसिंग को बिल्कुल इक्वल कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको
बॉटम भी करके दिखला देता हूँ। अब ये किस हिसाब से हमारे स्पेस सेट होगा, बॉटम के हिसाब से। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस कमांड पे, तो अब यहाँ पर देख रहे बॉटम के हिसाब से हमारा जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। और एक और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कमांड है, टू स्पेसिफाई स्पेसिंग वैल्यू, ये हाइड है। ये क्या हुआ है, ये हाइड हुआ है। अब ये ऑप्शन किस तरीके से ऑन होगा और हम अपने मर्जी से किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो यहाँ पर स्पेसिंग है, मुझे नहीं पता है कि इन दोनों शेप्स के दरमियान कितना यहाँ पर स्पेसिंग है, ठीक है। अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैंने दोबारा से सिलेक्शन के बाद मैंने दोबारा इस शेप के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देखिए स्पेसिंग वाला जो ये वैल्यू वाला ऑप्शन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये अब ओपन हो चुका है, ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल्स वैल्यू, और यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे वर्टिकल में स्पेसिंग को क्रिएट करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो मैं इस वाले कमांड पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास अब स्पेसिंग आ रही है वो 30 पिक्सल्स आ रही है। कम करना है, अब यहाँ पर कम कर ले, मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल्स कर दिया। देन दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर, और ये यहाँ पर 15 पिक्सल्स यहाँ पर हमारे पास इसकी स्पेसिंग आ जाएगी। मैं यहाँ पर 10 भी करके दिखला देता हूँ आपको। 10 मैंने किया, 10 वैल्यू यहाँ पर टाइप करी, 10 पिक्सल्स। दोबारा यहाँ पर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर कम हो चुकी है। क्लियर है ये बात सारे स्टूडेंट्स को भाई? ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करूँ, दोबारा से इस ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको राइट साइड की तरफ मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और देन यहाँ पर मुझे एक्शन को परफॉर्म करना है, तो मैं कंट्रोल डी का शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट ये वर्टिकल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। ये भी सेम वही काम करेगा। मैंने इन सारे हॉरिजॉन्टल रॉस ये जो हमारे पास आ रहे हैं सब कॉलम, मैंने इसे सिलेक्ट किया इन सारे शेप्स को, और यहाँ पर मैं इसको एक की दे देता हूँ। मैंने इस शेप्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वही देखिए स्पेसिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। मुझे जितनी भी स्पेसिंग देनी है, यहाँ पर मैं स्पेसिंग वैल्यू टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स। और अब मैं यहाँ पर इस सेकंड वाले कमांड को यूज़ करूँगा जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर अब इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। मुझे अपनी वैल्यूज़ को कम करना है, कोई मैं दोबारा जाऊँगा अपनी वैल्यूज़ वाले इस ऑप्शन पे जाके, वैल्यूज़ को यहाँ पर मैं कम कर दूंगा 10 पिक्सल्स, और दोबारा मैं इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वाले कमांड पर यूज़ करके इसकी स्पेसिंग को कम कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है इन दोनों शेप्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग है, 10 पिक्सल्स। पहले मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो अब इस अलाइनमेंट्स वाले टैब को अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी स्पेसिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का जो आज का असाइनमेंट है, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी मतलब पिछला ही असाइनमेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट नहीं किया है, आप लोगों ने उस असाइनमेंट्स को जल्दी से कम टू कोड टास्क ग्रुप के अंदर सबमिट करना है, ठीक है। और जिन्होंने कर लिया है उन्होंने आज की क्लास प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मुझे एक और टूल यहाँ पर पढ़ाना था, ठीक है, और कुछ टैब्स को डिस्कस करना था, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछला असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है, वो पहले पिछला असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट कर लिया है, उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है, कम टू कोड टास्क ग्रुप के अंदर उस असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिया है, उन्होंने क्या करना है, आज की जो अब क्लास में हमने ये अलाइनमेंट्स पढ़ा है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है, एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है भाई पाथ फाइंडर। तो मैं आप लोगों को एक ये टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग भाई पाथ फाइंडर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, आप लोग का ये असाइनमेंट है, ठीक है।
कि भाई क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, उसको टाइप करना है कॉपी से, या आप नोट पैड पे टाइप कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको टाइप करना है। इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में आपने टाइप करना है, उर्दू में। आप लोगों ने क्या करना है, पाथ फाइंडर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आपने वहाँ पर वर्बली मुझे बता देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, पाथ फाइंडर एक टूल है, पाथ फाइंडर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखला भी देता हूँ। जब आप विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ये रहा पाथ फाइंडर का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये रहा पाथ फाइंडर। ये सारे हमारे पास पाथ फाइंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लेना है पहले ही से, ताकि और क्लास में फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पाथ फाइंडर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पाथ फाइंडर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछला असाइनमेंट्स नहीं किया है वो लाजमी पिछले असाइनमेंट्स को कर लें, क्योंकि देखेंगे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे की चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आगे की चीज़ आपको और हार्ड से हार्ड लगने लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस को लाजमी करना है, प्रैक्टिस आपने लाजमी करना है हर क्लास में डेली। और जो भी आप लोगों का सवाल है वो आप कम टू कोड टास्क ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पोस्ट बना के आप सिंपल टाइप भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में दोबारा हम मिलेंगे ठीक 9 बजे। तो आप लोगों ने टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।